हेलो डियर। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के एएनएम कैंडिडेट हैं आप लोग, तो मैं बता दूं कि कुछ स्वास्थ्य के कारण आप लोग को वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रहा था कुछ 7-8 दिनों से। लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आएंगे सुबह 7 बजे। आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ी सी हेल्थ की समस्या आ गई थी, डेंगू टाइफाइड, जिसके वजह से बहुत सारे परेशानी आ गई। इसके लिए 7 दिन आपका क्लास डिस्टर्ब रहा, इसके लिए सॉरी। चलिए आपसे कंटिन्यू आपके वीडियो आएंगे। और मैं ये कहूँगा कि आप अपने जीवन को सुधार करना चाहते हैं, एक जॉब लेना चाहते हैं, तो आप पढ़ाई ज़रूर करें अपने परिवार के लिए, अपने लिए, जिससे आपका भविष्य फ्यूचर में काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। तो पढ़ाई एक ऐसा मात्र विकल्प है अभी, जो आपके एएनएम कोर्स के बाद अभी आप पढ़ाई करेंगे तो आपको जॉब सीधा दिला पाएगा। ठीक है ना। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सेल्फ स्टडी कर रही हैं, कितने आप क्या कर रही है, क्योंकि 5272 बहाली एक अच्छी खासी बहाली होती है। और अगर ये बहाली छूट जाएगी तो फिर आपको कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ साल। तो ऐसे में आप ये बहाली को जाया ना जाने दें और खुद से पढ़ें, सेल्फ स्टडी बेहतर तरीके से करें, थियोरिकल पोर्शन को ज़्यादा पढ़ें। कम्युनिटी हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, हेल्थ प्रमोशन, ये सब जो सब्जेक्ट हैं अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो ज़रूर पढ़ें। चलिए करते हैं हम लोग। कहता है चर्म। चर्म मतलब होता है डर्मिस। चर्म डर्मिस यानी त्वचा के आंतरिक परत होती है जो एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है। अब आपको समझना है कि चमड़ा मतलब स्किन का निचला आंतरिक लेयर कौन होता है? डर्मिस होता है। याद रखिएगा, स्किन का आंतरिक लेयर को हम लोग डर्मिस कहते हैं और बाहरी लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। स्किन का समझ गए? पूछ देगा कि त्वचा के आंतरिक लेयर को क्या कहते हैं? डर्मिस। त्वचा के बाहरी लेयर को एपिडर्मिस। समझ गए? आगे है स्पाइनल कोड की लेंथ लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। आपको पता है इसी स्पाइनल कोड में CSF भरा होता है। समझ गए? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो एक तरल होता है जो क्या करता है? मूवमेंट और लचीला बनाता है आपके स्पाइनल को। समझ गए? तो स्पाइनल कोड का लेंथ जो है, जो रीढ़ की हड्डी हम लोग कहते हैं मेरुदंड, वह 45 सेंटीमीटर, जो आपके गर्दन ब्रेन से गर्दन लगा होता है और नीचे जो है आपके पूंछ के समान जो नीचे होता है वहाँ तक होता है, मतलब पीठ वाला हड्डी। स्किन में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियाँ, पसीने की ग्रंथियाँ शरीर के तापमान को नियमन रखता है, मतलब आपके शरीर के तापमान को नियत बना के रखता है श्वेत ग्रंथि। समझ गए? सलाइवा में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। याद रखना है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन नामक एंजाइम सलाइवा में होता है। समझ गए? चलिए, स्किन में पाई जाने वाली सेबेसियस ग्रंथि सीबम का स्रावन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्किन में पाया जाने वाला जो सीबेसियस ग्रंथियां होता है वो किसका स्रावन करता है? सीबम का स्रावन करता है। समझ गए? याद रखना है। मानव की त्वचा विटामिन डी का सिंथेसिस करता है, मतलब संश्लेषण करता है, मीन्स अपने अंदर ग्रहण करता है त्वचा विटामिन डी को सूर्य के रोशनी से। समझ गए? ग्रसिका ओसोफेगस ग्रसनी को अमाशय से जोड़ती है। आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए, ओसोफेगस ग्रसिका और यहाँ पे ग्रसनी है जो अमाशय से जोड़ती है। समझ गए? मतलब ओसोफेगस क्या करता है? ग्रसनी को अमाशय से जोड़ता है। अमाशय मतलब होता है पेट। समझ गए? ये पेट वाला भाग है। और मानिए यहाँ पे अगर फेरिंग्स है तो यह ओसोफेगस जो है फेरिंग्स को, इस वाले फेरिंग्स को इससे जोड़ता है, इससे। समझ गए? तो यही चीज़ें ध्यान में रखना है। एडल्ट में अस्थाई दांतों की संख्या 32 होती है, बच्चे में 20 होता है। अस्थाई जिसे दूध के दांत भी कहते हैं। स्टोमिक में पाई जाने वाली चिप कोशिका या जाइमोजन कोशिका पेप्सिनोजन एवं प्रोरैनिन का सिक्रेशन करते हैं। आपको याद रखना है, स्टोमिक मतलब अमाशय। अमाशय में पाई जाने वाला जो मुख्य कोशिका होता है, या फिर इसी को जाइमोजन कोशिका भी कहते हैं, यह पेप्सिनोजेन या फिर प्रोरैनिन का सिक्रेशन करती है। याद रखना है कि स्टोमिक में चिप कोशिका या जाइमोजन जो कोशिका होती है, यह पेप्सिनोजन या फिर प्रोरैनिन का सिक्रेशन करती है। समझ गए?
जठर रस गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन स्टोमक में ही होता है और यह जठर रस आपको पता है HCl होता है, जो पावरफुल जो है अम्ल होता है, जो पेट अमाशय के भित्ति से ही सिक्रेशन होता है। समझ गए? आगे देखिए, गैस्ट्रिक जूस का माध्यम अत्यधिक अम्लीय होता है, यह बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। पित्त क्षारीय पदार्थ होता है, याद रखना, आपसे पूछेगा कि पित्त जो है आपका किस प्रकार के पदार्थ होता है, तो पित्त क्षारीय पदार्थ होता है। समझ गए? एल्काइल बाइल जिसको हम लोग कहते हैं। पित्त कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। समझ गए? ह्यूमरस ऊपरी पाद, समझ गए? ह्यूमरस ऊपरी पाद अब अपर लिम्ब में पाई जाने वाला बोन है। ह्यूमरस 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 जो कि ऊपरी भुजा हाथ में पाया जाना, अपर लिम्ब मतलब ऊपरी अंग में पाए जाने वाला जो है आपका, समझ गए, बोन है। तो इस चीज़ को याद याद रखना है। समझ गए? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर जो होता है ना, बॉडी में सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर है। समझ गए? अब यहाँ पे है एक और प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न है। कहता है आहार नाल के भाग ग्रसिका ओसोफेगस में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। देखिए, ओसोफेगस जो होता है, ओसोफेगस में किसी भी प्रकार के पाचन नहीं होता है। याद रखिएगा, आपसे पूछता है कि निम्न में से आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन नहीं होता है, तो ओसोफेगस ग्रसिका में। समझ गए? आगे है, कहता है ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली मेमरी ग्लैंड श्वेत ग्रंथिया का रूपांतरण है। समझ गए? मतलब जिस प्रकार से बॉडी में श्वेत ग्रंथिया स्वीट ग्लैंड है, उसी प्रकार से मेमरी ग्लैंड भी है। समझ गए? यानी मेमरी ग्लैंड का जो है रूपांतरण कौन सा है? स्वेट ग्लैंड है, याद रखिएगा। क्लाइटोरिस क्लाइटोरिस मेल पेनिस के कोरेस्पेंड होता है। देखिए, फीमेल मेल में होता है पेनिस, समझ गए, जो कि उत्तेजित होता है, उत्तेजना होता है पेनिस में मेल के, लेकिन फीमेल में क्लाइटोरिस होता है। फीमेल में क्लाइटोरिस होता है जो दाने के समान होता है भेजिना के ऊपर। समझ गए? जिसको टच मात करने से जो है क्या होता है? उत्तेजना आता है फीमेल में। तो फीमेल के रिस्पॉन्ड में कोरिस्पॉन्ड में जो है आपके मेल का पेनिस होता है और फीमेल में क्लाइटोरिस होता है। याद रखिएगा। समझ गए? कहता है सियाटिक नर्व बॉडी में पाए जाने वाला सबसे बड़ी नर्व है। अब आपके बॉडी पूछ सकता है कि बॉडी में, मनुष्य में सबसे बड़ा नर्व कौन सा है? यही सियाटिक नर्व होता है। समझ गए? जो कि आपके कुल्हा से लेकर नीचे पैरों तक जो है आता है, दोनों साइड। समझ गए? बहुत बड़ा ये नर्व होता है। आगे है, कहता है यहाँ पे देख लीजिए, कहता है विजुअल एरिया ओसिपिटल लोब में पाया जाता है। विजुअल एरिया कहाँ होता है? ओसिपिटल लोब में होता है, याद रखने को। ओके। औरोटा में हाईएस्ट बीपी पाया जाता है। औरोटा जो महाधमनी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे सबसे उच्च रक्तचाप होता है, क्योंकि ब्लड पंप तो पहले औरोटा में ही होता है। समझ गए? लेफ्ट वेंट्रिकल से। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ह्यूमन बॉडी में हार्ट जो है कहाँ पे उपस्थित है? थोरेसिक कैविटी में। आपसे पूछेगा कि हृदय जो है किस कैविटी में स्थित होते हैं, तो थोरेसिक कैविटी में होते हैं, वक्ष गुहा में। ओके। सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF में पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन केसन है। समझ गए? चलिए, आपको समझ में नहीं आएगा, इसको हटाइए। रीनल आर्टरी किडनी को ब्लड सप्लाई करती है। आपको यहाँ पे रखना है कि जो रीनल आर्टरी होता है, यह आपके किडनी को ब्लड सप्लाई करता है। आपसे पूछेगा कि किडनी को जो है ब्लड सप्लाई करने वाले वाहिकाएं को क्या कहते हैं, तो रीनल आर्टरी कहते हैं। ओके। लाइपेज नामक एंजाइम वसा के डाइजेशन में सहायक है। माय डियर, आपको रखना है कि लाइपेज एक एंजाइम का नाम है। समझ गए? और यह एंजाइम हमारे बॉडी में फैट का जो है पाचन करता है। इस चीज़ को याद रखना है। ये सब पूछता है कि लाइपेज किसका जो है पाचन करता है, तो वसा का, फैट का जो है आपका पाचन करता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। बहुत शानदार शानदार यहाँ पे नोट्स लेकर आए हैं, बस आपको पढ़ते चलना है। बड़ी आंत की लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर 3 डिस्टिंक्ट मसल्स बैंड्स बनाती है। इन्हें टेनियक कोली कहते हैं। समझ गए? चलिए, ये चीज़ हो गया। देखिए, कहता है बड़ी आंत की लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर 3 डिस्टिंक्ट मसल्स बैंड बनाती है। इन्हें टेनियक कोली कहते हैं। समझ गए? प्रोटीन डाइजेशन का अंतिम उत्पाद एमिनो एसिड होता है। मतलब कहता है प्रोटीन पाचन में अंतिम जो उत्पाद होता है वह एमिनो एसिड होता है। समझ गए? कहता है आंतरीय जूस इंटेस्टाइनल जूस में एंटेरोकाइनेज नामक एंजाइम पाया जाता है। माय डियर,
आपसे पूछेगा कि इंटेस्टाइनल जूस, आंतरीय जूस में आंत से स्रावित होने वाला जो जूस है उसमें एंट्रोकाइनेज नामक एंजाइम पाया जाता है। एंट्रोकाइनेज, समझ गए, याद रखिएगा। राइट तथा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज असेंडिंग अरोटा की ब्रांच होती है। अब आपको याद रखना है कि लेफ्ट और राइट दो कोरोनरी आर्टरी जो है यह असेंडिंग अरोटा की एक शाखा है, एक ब्रांच है, समझ गए। तो आपसे पूछेगा, ये सब याद रखना है। आगे चलिए, आगे देखते हैं माय डियर। यहाँ पे देख लीजिए, अब आप लोग चलते हैं कुछ जो है कुछ जो है हम लोग मनोविज्ञान से, चूंकि आपके एग्जाम में मनोविज्ञान से भी क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, एक भौगोलिक क्षेत्र में विशेष में रहने वाले समग्र संख्या को क्या कहते हैं। देखिए, एक भौगोलिक क्षेत्र में समग्र संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो जनसंख्या ही कहेंगे। सभी जो भी संख्या रहता है एक भौगोलिक क्षेत्र में उसे तो हम लोग जो है जनसंख्या ही कहेंगे ना। तो ये राइट है। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय बट्टा कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय निकालने का मतलब, पर व्यक्ति अगर आपको आय निकालना है तो राष्ट्रीय आय को ऊपर में रखिए और बट्टा में कुल जनसंख्या कर दीजिए, तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा। तो ये सब पूछ देगा तो कहाँ से बनाइएगा, याद रखिए। देश से उत्पादित कुल आय को क्या कहा जाता है, तो देश से उत्पादित कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, समझ गए, याद रखिएगा। उसके बाद है, कहता है यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन, समझ गए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड होता है, समझ गए। तो यहाँ पे ये बेचारा शॉर्ट में दिया गया है, इसको भूल जाइए आप लोग, ये नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड होता है, समझ गए। जो मैंने बताया वो सही है। ओके, चलिए आगे है। कहता है मैकावेयर और पेज के अनुसार डैश संबंध का एक जाल है। तो मैकावेयर और पेज ने कहा था कि समाज जो है एक संबंध का जाल है। समाज जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है, तो समाज होगा यहाँ पे, ठीक है। दहेज को डैश भी कहते हैं। दहेज को एक प्रकार से संपत्ति भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। आगे है, कहता है WHO का प्रधान कार्यालय डैश स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो जिनीवा स्विट्जरलैंड में स्थित है WHO के हेडक्वार्टर, समझ गए। आगे चलते हैं। एल्फ्रेड बिनेट माप से डैश को मापा जाता है। माय डियर, एल्फ्रेड बिनेट ने IQ लेवल के लिए जो है इन्होंने क्या किया, IQ लेवल को लाया, समझ गए। इंटेलिजेंस क्वोटिएंट के द्वारा जो है बुद्धि लब्धता को नापा जाता है, समझ गए। तो एल्फ्रेड बिनेट ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसके सहायता से बुद्धि लब्धता को मापा जाता है। आँख में तनाव बढ़ जाने की दशा को क्या कहते हैं। माय डियर, किसी को आँख में तनाव बढ़ जाता है मीन्स उसका ग्लूकोमा होता है, प्रेशर बढ़ने से। कब होता है, तो जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP लेवल बढ़ता है तो जो है आँख में ग्लूकोमा आता है, समझ गए। कान में घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने को टिनिटस कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कान में मतलब बाहरी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, मतलब बहरा टाइप का है, लेकिन कान में उसे घंटी की तरह आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो वह टिनिटस होता है, समझ गए। टिनिटस होता है और यह जो होता है मेनियर्स डिजीज में होता है, समझ गए। मेनियर्स एक रोग, कान का रोग होता है जिसमें आपके कान में घंटी के समान आवाज़ सुनाई देते हैं। ओके, आगे है माय डियर, कहता है आँखों की दृष्टि को डैश से जांचा जाता है। माय डियर, आँखों की दृष्टि से हम लोग स्नेलेल चार्ट से मापते हैं। किस चार्ट से, स्नेलेल चार्ट से, समझ लीजिए, स्नेलेन चार्ट से, समझ गए। EORT का पूरा नाम है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, मतलब ऊपरी श्वसन संक्रमण। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन URTI होता है, समझ गए। ये चीज़ हो गया। UTI का पूरा नाम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्रीय मार्ग का संक्रमण, समझ गए। निगलने में कठिनाई होने को क्या कहते हैं, तो निगलने में कठिनाई होने को डिस्फेजिया, डी फॉर डिफिकल्ट और फेजिया मतलब निगलना, मतलब निगलने में कठिनाई होगा तो डिस्फेजिया। गर्भाशय के समान ट्यूमर को क्या कहते हैं, गर्भाशय के समान, गर्भाशय में अगर बहुत सारे ट्यूमर छोटा छोटा होता है उसे फाइब्रोइड कहते हैं। फाइब्रोइड जो होता है गर्भाशय में छोटे छोटे आकार में सूजन ट्यूमर टाइप से बनता है, वही फाइब्रोइड होता है। भ्रूण कपाल का सबसे लंबा व्यास जो है डैश प्रस्तुति में होता है। किस प्रस्तुति में होता है, प्रस्तुति मतलब होता है प्रेजेंटेशन, मतलब जो दिखने वाला भाग है, समझ गए।
तो भ्रूण कपाल का सबसे लंबा व्यास डैश प्रस्तुति में होता है, ब्रो प्रस्तुति में। ब्रो प्रस्तुति में जो है होता है, समझ गए, तो याद रखिएगा। भ्रूण के कपाल का सबसे बड़ा व्यास कौन सा होता है, मेंटो वर्टिकल। ये सब पूछेगा कि भ्रूण कपाल का सबसे लंबा व्यास जो है किस प्रस्तुति में दिखाई देता है, सबसे लंबा व्यास ब्रो प्रस्तुति में। अगर पूछेगा कि कपाल का सबसे बड़ा व्यास कौन सा होता है, भ्रूण के कपाल का सबसे बड़ा व्यास कौन होता है, मेंटो वर्टिकल होता है। याद रखिएगा ये सब, समझ गए। आगे चलते हैं। कहता है गर्भपात डैश हफ्ते तक किया जा सकता है। देखिए पहले तो यह समय 20 हफ्ता तक दिया गया था, बट अब इसे बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है, समझ गए। अब इसे संशोधन करके कुछ कंडीशन यहाँ पे डाल दिया गया है कि कुछ कंडीशन में ये जो है 24 सप्ताह तक अब जो है हो सकता है नए तरीके से, लेकिन पहले 20 सप्ताह ही दिया गया था। आगे है डैश हफ्ते पर गर्भवती के स्तनों से कोलोस्ट्रम निकाला जा सकता है। मतलब कितने सप्ताह के बाद जो है गर्भवती महिला के स्तन से आप कोलोस्ट्रम समझ रहे हैं ना, जो मिल्क टाइप के होता है, गाढ़ा पीला, यह आप 16 सप्ताह से निकाल सकते हैं। ऑसिपिटो फ्रंटल व्यास होता है। ऑसिपिटो जो फ्रंटल है उसका व्यास कितना होता है, 11.5 सेंटीमीटर। इसको भी आपको याद रखना है। देखिए जो भी प्रश्न हम आपको दे रहे हैं ना, ये प्रश्न को आपको अच्छे से जो है याद करके रखना है, समझ गए। आगे है गर्भाशय की पीड़ा रहित संकुचन को क्या कहते हैं। देखिए अब यूट्रस में बहुत सारा कंट्रैक्शन होता है, कभी कभी ऐसा कंट्रैक्शन होता है जिसमें बिना किसी पेन के जो है कंट्रैक्शन होता है, समझ गए। तो जो पेन नहीं होता है और संकुचन होता है, यूट्रस में हलचल होता है, तो वह ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रेक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन कहलाता है गर्भाशय में बिना किसी पेन के संकुचन, समझ गए। अप्रशिक्षित दाई द्वारा गर्भपात कराने से डैश गर्भपात हो सकता है। अगर अनट्रेनेड दाई के द्वारा अगर गर्भपात कराया जाएगा तो वैसे में सेप्टिक मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा, सेप्टिक गर्भपात हो जाएगा, समझ गए। तो इस प्रकार से आपको समझना है। मैंने आपको बहुत सारा नोट्स आज जो है मैंने प्रोवाइड कराया। अब आपका काम है कि इसे अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से जो है कवर करना है। और मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि आप चक्कर में किसी को मत पड़िए कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। आप अपना 2 साल के आपके पास बुक है, एक एक बुक को डेली जो है कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा रीड करते रहिए। ये टारगेट लेकर चलिए कि हमें 1 महीना में कंप्लीट जो है 2 साल में जितने भी बुक है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, सभी बुक को थ्योरी को हमको 1 महीने में पढ़ लेना है। ऐसे टारगेट लेकर चलिए और आप ये पढ़ने का काम कीजिए अच्छे से। और बाकी हम लोग हैं और भी लोग पढ़ाते हैं MCQ में, आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ आइए। और MCQ आप मोबाइल से कहीं भी देख सकते हैं, बट पढ़िए थ्योरी खुद से। थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आपको जॉब क्लियर करना है तो। सीधा मैं गलत बात मैं आपको अपने में उलझा के रखना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको किसी तरीक़ा से जॉब हो जाए, समझ गए। तो MCQ देखना हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर वीडियो तो है ही, वीडियो तो आपको यहाँ पे एक डेली मिल जाएगा और आपको देखना भी चाहिए। वीडियो देखने से आपके अंदर एक अलग तरीके का मतलब फील होगा कि हाँ हमसे कितना बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है मतलब आपको पढ़ने का ज़रूरी है, समझ गए। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।